Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss an important long question, that is derivation of radius of electron in nth shell. For that we consider an atom. हमारे पास एक एटम है, उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E माइनस से, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन्स। किसी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो हमने Z मेंशन किया कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। E प्लस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब चूंकि ये सर्कुलर वे में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ऊपर टू फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एट द मोमेंट इट्स मास वाज m, velocity of electron was v, and radius of the electron in that shell was r. अब इसके ऊपर जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वो जो टुवर्ड सेंटर खींच रही है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक वो जो दायरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमेगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? हम कहेंगे दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। अगर तो सेंट्रीपिटल ज्यादा हो तो अंदर गिर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो तो बाहर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व नहीं करेगा। जब वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर इक्वल। कैसे, अभी बात करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ शेल एज शोन इन दिस डायग्राम। Then centripetal and centrifugal force of equal magnitude is acting on electron as. Centripetal force का जो फार्मूला आएगा, हमने सीखा था लोअर क्लासेस में, K Q1 Q2 over R square. This is our equation number 1. अब यहां तो हमने Q1 Q2 नहीं लिया, यहां हमने चार्जेस को E माइनस और ZE प्लस से जाहिर किया हुआ है। और हमें यह भी याद है, we can say that K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ये जो कांस्टेंट K है ये खुद इनके इक्वल होता है। तो इन अदर वर्ड्स we can say F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Q1 की जगह पे आ जाएगा ZE प्लस, और जो आपके पास Q2 था उसकी जगह पे आ जाएगा E माइनस, डिवाइडेड बाय दिस R स्क्वायर। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अब इससे आगे हम कह सकते हैं F is equal to mean that centripetal force। हमने ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्यों यूज किया? बिकॉज हमारे पास चार्ज बॉडीज थी, और बेटे चार्ज बॉडीज की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है दैट कम्स फ्रॉम कूलम्स लॉ। ये जो हमने फार्मूला यूज किया दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो चार्ज बॉडीज की अट्रैक्टिव फोर्सेस को डील करता है। तो F is equal to Z E प्लस और E माइनस। यहां हमने ये नहीं सोचना कि दो चार्जेस आपस में मिलेंगे तो दे विल कोलैप्स। यहां सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड जो मिकदार है वो मल्टीप्लाई हो रही है। फर्ज कीजिए E प्लस होता 5, E माइनस भी होता 5, तो 5 इंटू 5 25 या 5 का स्क्वायर बन जाता। चार्जेस कोलैप्स कब करते हैं? जब फिजिकली कंबाइन करते हैं। तो यहां चार्जेस कंबाइन नहीं कर रहे, जस्ट उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। In that case, it will become ZE square over 4 pi epsilon naught R square. This is equation number 3. इस इक्वेशन को for some time हम लीव करते हैं। Now centrifugal force, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बात करेंगे। F is equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला हमने सीखा था mv square over r. This is our equation number 4. ये भी फोर्स है, ये भी एक सेंट्रीपिटल है, एक सेंट्रीफ्यूगल है। और अभी हमने कहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। एस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वी कैन से mv square over r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फार्मूला ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब हमारे पास यहां r डिवाइड हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं।
तो इसी बेस पे हम यहीं पे r और r का स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं। अब हमने ये भी सीखा हुआ है कि जिस चीज को हमने फाइंड आउट करना होता है उसे अपनी साइड पे अकेले होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस r को जो इधर है डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइंग एट दैट साइड, ऊपर आ जाएगा। पीछे रह गया zt स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r दूसरी साइड पे आ चुका, यहां था mv स्क्वायर, जब इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 6। अब हम डिफरेंट शेल्स में फाइंड आउट करना चाहते थे, हम एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें वेलोसिटी की जगह n नंबर ऑफ शेल आ जाए, उसकी वैल्यू 1 पुट करें तो फर्स्ट शेल का रेडियस आ जाए, 2 पुट करें तो सेकंड शेल का, 3 करें तो थर्ड शेल का। फॉर दैट सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट कि हमने सीखा था वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल एज एंगुलर मोमेंटम mv स्क्वायर mv r is equal to nh by 2 pi. This was one of the postulate of Bohr's model. From that we can write, इधर आपके पास हम करना ये चाह रहे हैं कि वेलोसिटी जहां पे थी उसकी जगह यहां से वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, तो उसका सिंप्लीफिकेशन वे क्या होगा, v को इधर रहने देते हैं, nh by 2 pi, जो यहां पे m और r था this will go to this side, m r यहां पे आ गया, this becomes equation number 8। अब यहां पे v है, जबकि जहां वैल्यू पुट करना चाहते हैं v स्क्वायर है, तो बेटर क्या होगा, हम इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, it will become v square over n square h square, 2 square हो जाएगा 4, pi square m square r square, this is equation number 9। अब इससे आगे यही वैल्यू जो थी इक्वेशन 9 से v स्क्वायर वाली, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 6। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v square in equation number 6, we will get from equation 6 r is equal to ze square over 4 pi epsilon naught m, जो v स्क्वायर था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, दिस होल वन, n स्क्वायर देन h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। वंस अगेन जो v स्क्वायर की यहां वैल्यू आई थी इसे हमने इस इक्वेशन में प्लेस कर दिया, हमने यूं लिखा r इज इक्वल टू z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, साथ m भी लिख लिया, v स्क्वायर नहीं लिखा बल्कि v स्क्वायर की ये सारी वैल्यू लिख ली, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, या कुछ चीजें कैंसिल हो गई, 4 से पाई स्क्वायर से एक पाई बाकी रह गया, m और m का स्क्वायर खत्म, एक m रह गया। अब इससे आगे बात करते हैं, r इज इक्वल टू ze स्क्वायर, हमने ये भी सीखा था जो तीसरे वाला डिनोमिनेटर आता है जब रीअरेंज करते हैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस विल बिकम पाई साथ m और r स्क्वायर ऊपर चला गया। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहां पे 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बच गया, n स्क्वायर बच गया और h स्क्वायर बच गया। एक बार फिर कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई थी, जो थर्ड डिनोमिनेटर था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, जो हमने ब्लैक कलर से मेंशन कर दिया। अब यहां पे r और r स्क्वायर कैंसिल, पीछे एक r रह गया, तो यहां से फिर क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई कि जिसे फाइंड करना है उसको अकेले रखना होता है एक साइड पे, तो हम इन सारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी सारे उधर चले जाएं, सिर्फ r पीछे रह जाए। जब यहां पे रह जाएगा r इक्वल टू आ जाएगा, अगर यहां एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो दूसरी साइड पे ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर भी ऊपर, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर पाई और m। दिस वाज इक्वेशन नंबर 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12। अब चूंकि बोर साहब ने इसे अप्लाई किया था फॉर हाइड्रोजन, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1 जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो,
तो फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर e स्क्वायर पाई m। Z नहीं रहेगा बिकॉज Z की जगह 1 लगाएंगे भी तो 1 से मल्टीप्लाई के वही रहेगा। इक्वल टू आ गया रेडियस, दिस इज इक्वेशन नंबर 13। अब अगर हम नोट डाउन करें, ये जो सारे मैं इस तरह एक बॉक्स वे में ले रहा हूं, यानी एक दिल बन रहा है हमारे पास। जैसे वो स्कूल लेवल पे पढ़ते थे तो लोग उसको ना एक तीर सा मारते थे, उसके नीचे जो है ना एक वो प्याला सा बनाते थे और उसमें ब्लड के कतरे गिरे होते थे। एनीहो हमने ऐसा नहीं करना बिकॉज वी आर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री की ऐसी चीजों से लेन देन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ये जो दिल सा बन गया इसके अंदर जो है एप्सिलॉन नॉट h e पाई m, दीज आर कांस्टेंट्स। इन सारे कांस्टेंट्स की जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो वी विल गेट 0.529 इंटू 10 रेज पावर -10, साथ एक n स्क्वायर अभी बचा हुआ है और यूनिट इस वक्त इसका होगा मीटर। ये छोटा सा हम नीचे मेंशन किया फॉर यूनिट मीटर। हमने ये भी सीखा था जैसे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज पावर -9 मीटर, बिल्कुल वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ये जो हमने a ऊपर स्मॉल जीरो लगाया दैट इज अनदर यूनिट ऑफ लेंथ और इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब हुआ हम कह सकते हैं 0.529 इंटू 10 रेज पावर -10, ये तो पहले से है उस इक्वेशन में, साथ यूनिट चेंज करने की वजह से एक आ गया 10 रेज पावर 10, साथ आ गया n स्क्वायर। अब इसका जो यूनिट है वो मीटर नहीं रहा बल्कि क्या बन गया एंगस्ट्रॉम। इन दैट केस ये दो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला आ गया 0.529 n स्क्वायर इक्वल टू r, चाहे r उस साइड पे लिख लें या इस साइड पे। दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन जिसमें हम अगर फर्स्ट शेल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम n की जगह 1 लगा देंगे 1 स्क्वायर। अगर सेकंड शेल का रेडियस निकालना है यहां पे 2 लगा देंगे, थर्ड का फाइंड आउट करना है तो 3 स्क्वायर लगा देंगे। जो आंसर आएगा दैट विल बी रेडियस ऑफ थर्ड शेल विद द यूनिट एंगस्ट्रॉम। दिस वाज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। आई होप कि आपको बेस्ट आइडिया हो गया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। थैंक यू।